सो हे गाइस, जैसे हमने पिछली वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हम कीवर्ड्स, इनपुट, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। बट इन सब पे बात करने से पहले हम एक बारी वेरिएबल्स रिवाइज करते हैं। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। वेरिएबल्स कंटेनर्स हैं जिनमें हम एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जिन टाइप्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। एंड जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स हैं वो है इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। सो अब हम शुरू करते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। ये करने के लिए पहले आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए एंड एक फोल्डर बना लीजिए सी द कंप्लीट कोर्स के नाम से। हम जो भी कोड करने वाले हैं वो सब हम इस फोल्डर में रखेंगे। फिर इस फोल्डर में जाके आप एक और फोल्डर बना लीजिए वीडियो 2, जिसमें हम वीडियो 2 के सारे कोड्स रखने वाले हैं। फिर आप वीडियो 2 में क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड की ऑप्शन आपको दिखेगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका VS कोड लॉन्च हो जाएगा। तो VS कोड में जाके आप एक नई फाइल बना लीजिए। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड में डिक्लेयर वेरिएबल्स डॉट सी नाम की एक फाइल बना ली है। डॉट सी एक एक्सटेंशन है जो हम सी प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड यूज़ कैसे करते हैं। सो उससे पहले हम सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ये स्ट्रक्चर मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट अभी हम लिख लेंगे। सो सी में अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप, कि वो किस डेटा टाइप का है। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, कि उस वेरिएबल का नेम क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि हम पहले लिखते हैं डेटा टाइप कौन सा है, फिर वेरिएबल का नेम। तो फॉर एग्जाम्पल हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है num1। तो हम लिखेंगे इंट स्पेस num1 और फिर सेमीकोलन। और आप पूछोगे कि इसमें हमें अगर कोई वैल्यू डालनी है, क्योंकि हम वेरिएबल एक कंटेनर बना रहे हैं, उस कंटेनर में कुछ स्टोर करने के लिए तो बना रहे हैं, तो उसमें अगर हमें कोई वैल्यू डालनी है तो हम लिख सकते हैं num1 इज इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू डालनी है, सपोज 19। या फिर हम वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में भी कर सकते हैं, जैसे इंट num2 इक्वल टू 29। सो ये दो तरीके हैं सी में वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज अगर हमें अलग अलग करना है तो हम ऐसे करेंगे, एंड अगर इनिशियलाइज और डिक्लेयर साथ में करना है तो हम ऐसे करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम बना सकते हैं फ्लोट num3 इज इक्वल्स टू 3.14, या फिर कैर अल्फाबेट इज इक्वल्स टू ई। सो ये हमने देखा हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी। सो अब हम देखने वाले हैं कि जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उन वेरिएबल्स के नेम कैसे लिखने हैं। सो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। अ वेरिएबल नेम कैन हैव ओनली अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। सो जो भी वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स, नंबर और अंडरस्कोर होता है। जैसे अगर मैं ये सब रिमूव कर दूं एंड वेरिएबल एक डिक्लेयर करूं इंट num.1, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो वो एरर दिखा देगा। सो जैसे कि हमने देखा कि सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल नेम्स होते हैं उनमें सिर्फ अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू रूल 2। रूल 2, कीवर्ड्स शुड नेवर बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए यूज होते हैं। सो वी शुड मेक श्योर दैट वो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हम वेरिएबल नेम्स ना रखें। वो कीवर्ड्स क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। थर्ड रूल, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद ईदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जैसे कि हम इसको कोड करके देखते हैं। सपोज इंट num5, हम ये लिखेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। हम लिखेंगे फ्लोट अंडरस्कोर num5, इसमें भी कुछ एरर नहीं आएगा। बट इफ वी स्टार्ट फ्लोट 5 num, देन ये रेड हो गया, इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। सो दैट्स एन एरर। सो दैट्स वाई द थर्ड रूल सेज दैट वी शुड राइट अ वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद ईदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। फोर्थ रूल, डू नॉट यूज वेरिएबल नेम्स ऑफ सिंगल अल्फाबेट्स। अगर हम वेरिएबल नेम रखेंगे सपोज इंट x, सो ये कोई एरर तो नहीं देगा, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। वी शुड डिक्लेयर वेरिएबल नेम्स विच हैव सम मीनिंग टू इट। ये है इंट x, तो x से हमें क्या समझ आ रहा है, इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा।
सो अगर हमें इसमें कोई नंबर स्टोर करना है तो इंस्टेड वी शुड हैव रिटन दैट इंट num something, suppose int num6, that would have been a good variable name. So that's our another point as well, that we should try keeping meaningful names. We can keep names such as int x, उससे कोई एरर नहीं आएगा, बट उससे आपको या आपका कोड बाद में कोई पढ़ेगा तो किसी को ऐसे समझ नहीं आएगा कि ये x क्या कर रहा है. The next rules are variable names are case sensitive. So, इसका मतलब है कि अगर हम लिखेंगे int num7 एंड इंट num7, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है. अगर हम स्मॉल में num लिखेंगे तो वो अलग है, एंड अगर हम कैपिटल में num7 लिखेंगे तो वो अलग है. सो दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. दैट इज अ वेरिएबल कैन हैव ओनली अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर एज नेम्स. Keywords should never be used as a variable name. It's a good practice to start a variable name either with a letter or an underscore, otherwise you will get an error. Do not use variable names of single alphabets. Try keeping meaningful names, and variable names are case sensitive. Now coming to the next slide, that is keywords in C. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें वेरिएबल नेम्स को कीवर्ड नहीं रखना चाहिए. सो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इज अ प्री डिफाइंड वर्ड इन सी विच इज एसोसिएटेड टू अ स्पेसिफिक फीचर. ये एक ऐसे वर्ड्स का सेट होता है जो पहले से ही कुछ फीचर्स करने के लिए सी कंपाइलर ने कोड कर रखा होता है. इसके एग्जाम्पल है ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, रजिस्टर, रिटर्न, साइंड, ये सब. सो अब आप पूछेंगे क्या हमें ये सब याद करने हैं? नहीं, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये कभी यूज़ करने पड़े तो ये गूगल पे अवेलेबल है, एंड अदरवाइज जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे एंड और कोडिंग सीखेंगे, ये वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम. सो जो हम इतनी देर से सी में लिख रहे थे कि हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, रिटर्न 0, ये सब क्या है ये डिस्कस करते हैं. सो जो ये हैश इंक्लूड stdio.h है, इसको लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं. लाइब्रेरी फाइल्स सी में एक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस करने के लिए बने होते हैं. stdio.h जो है दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट की हेडर फाइल. सो ये जो फाइल है ये हमें इनपुट और आउटपुट लेने में हेल्प करती है. तो इंट मेन एक फंक्शन है जहाँ से आपके हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. आप जो भी कोड लिखते हैं वो मेनली इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं. रिटर्न 0 एक वैल्यू है जो ये हमें बताती है कि ये हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है. सो अब हम चलते हैं वापस पीपीटी पे. स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम. द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट होता है. एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन. देन ईच इंस्ट्रक्शन एंड्स विद अ सेमीकोलन. आपने अभी भी देखा होगा जैसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इंट num1, उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, या फिर अगर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ वेरिएबल को num1 इज इक्वल्स टू 10, उसके बाद भी सेमीकोलन लगा रहा हूँ. सो सी में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं. दैट इज द रूल. थर्ड, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. सो सी लैंग्वेज में हम जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, ऑर्डर उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती है. जैसे पहले मैंने num1 बनाया, फिर मैंने num2 बनाया, तो ऐसे नहीं होगा कि पहले num2 बन जाएगा एंड देन num1 बनेगा. पहले num1 बनेगा, देन num1 में 10 वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद num2 बनेगा. सो जिस ऑर्डर में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते जाते हैं उसी ऑर्डर में सी लैंग्वेज उसको एग्जीक्यूट करता जाता है. द नेक्स्ट रूल, इंस्ट्रक्शंस आर केस सेंसिटिव. सो इसका मतलब है जो हमने ये लिखा, सपोज इंट num3, तो हम इंट का आई स्मॉल में लिख रहे हैं, बट अगर हम आई एंड टी कैपिटल में लिखेंगे num4, सो ये कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो अब हम देखते हैं टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट इन सी. किसी भी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो यूज़र से कुछ इनपुट ले एंड उसको प्रोसेस करके यूज़र को एक आउटपुट दे. सो उसी के लिए हम इनपुट एंड आउटपुट पढ़ने वाले हैं सी में. बट इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है. तो सी लैंग्वेज में आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल को इनपुट लेना है या उसका आउटपुट देना है तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं, बट हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते क्या है. सो अगर हमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल का इनपुट लेना है या फिर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का हमें आउटपुट देना है तो हम यूज़ करते हैं %d. अगर हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल का इनपुट या आउटपुट देना है तो हम यूज़ करते हैं %f.
वैसे ही डबल के लिए हम यूज़ करते हैं %lf एंड कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %c। सो हम अब ये यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम देखेंगे कि जो अभी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ा उनका हम यूज़ कैसे करते हैं। सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट num1 एंड हम चाहते हैं कि इस num1 में जो हम वैल्यू स्टोर करें वो हम यूज़र से इनपुट लें। सो यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने के लिए सी में जो फंक्शन यूज़ होता है उसको कहते हैं scanf। scanf एक फंक्शन है जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जो प्रोग्राम रन कर रहा है हम उससे इनपुट ले सकते हैं। तो scanf लिखने का फॉर्मेट होता है, हम पहले लिखते हैं scanf, देन हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं कि जिस टाइप के वेरिएबल में हमें वो वैल्यू स्टोर करनी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे यहाँ पे है num1 इंट टाइप का, सो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर था %d। सो हम लिखेंगे %d एंड फिर हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आके लिखेंगे कॉमा एंड जिस वेरिएबल में हमें स्टोर करनी है उसका नाम दैट इज num1, बट हम num1 के बाहर लगा देंगे एंड का साइन। इसको हम सी में कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा कि जो वो इनपुट लेगा यूजर से %d के थ्रू, वो उस इनपुट को num1 के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। सो ये जो हमने लिखा एड्रेस ऑफ num1, सो ये एड्रेस ऑफ num1 कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी यूजर इनपुट दे उसको num1 के एड्रेस पे जाके स्टोर कर दो। कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है मेमोरी ब्लॉक्स के फॉर्मेट में, जैसे ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्मेट में कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है। सो जब हम लिखते हैं scanf %d एड्रेस ऑफ num1, तो num1 को ऐसे ही कोई ब्लॉक असाइंड होगा मेमोरी में जिसमें लिखा होगा कि ये num1 है। सो बस जब हम एड्रेस ऑफ num1 लिखते हैं तो जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं वो उस num1 के उस ब्लॉक पे जाके स्टोर हो जाएगी। ये होता है %d एड्रेस ऑफ num1। हमने यूजर से इनपुट तो ले लिया कि हमें num1 में क्या स्टोर करना है, बट उसको आउटपुट भी तो करेंगे। सो सी में आउटपुट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसको कहते हैं printf। printf फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले थिंग्स ऑन द आउटपुट टर्मिनल। सो printf का फॉर्मेट होता है, हम लिखते हैं printf देन ब्रैकेट्स, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड हम फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे कि हमें किस टाइप की वैल्यू आउटपुट करनी है। यहाँ पे हमें num1 इंटीजर है तो हम लिखेंगे %d, फिर हम लिखेंगे कॉमा एंड देन हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो वेरिएबल हमें आउटपुट करना है, सपोज num1, उसके बाद सेमीकोलन। सो ये हमारा एक सबसे पहला एंड बेसिक कोड है सी में इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए। सो हम अब इसको रन करके देखते हैं। सो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ गया। तो सपोज मैंने वैल्यू एंटर की 10 कि मेरे को num1 में 10 स्टोर करना है। सो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो 10 प्रिंट हो गया, इसका मतलब num1 में 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी। क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे एंड फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, फर्स्ट question.c के नाम से, एंड हम यहाँ पे सी का स्ट्रक्चर लिख देंगे। एंड देन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यूजर से पूछना है व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, देन हमें वो नंबर इनपुट करना है एंड देन हमें प्रिंट करना है कि द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज दिस। सो आप अब यहीं पे इसको पॉज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन देखा था कि हमें यूजर से पूछना है व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, देन हमें उसका नंबर इनपुट लेना है एंड देन हमें प्रिंट करना है कि द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज दिस। सो ये स्टार्ट करने से पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट टाइप का। सो इंट नंबर, देन हमें यूजर से पूछना है कि व्हाट इज योर फेवरेट नंबर। सो अगर हमें यूजर को कुछ आउटपुट देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं printf। सो हम लिखेंगे printf ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कॉमास व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, उसके बाद सेमीकोलन। देन हम नेक्स्ट लाइन में यूजर से इनपुट लेंगे कि उसका फेवरेट नंबर क्या है। सो scanf, यहाँ पे जो वेरिएबल है नंबर वो इंटीजर टाइप का है, तो scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम है नंबर, देन अगेन सेमीकोलन। फिर हमें मेन काम जो इस प्रोग्राम से करना है दैट इज टू प्रिंट दैट द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज दिस। सो देन वी विल राइट printf ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास
द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, सो वी विल राइट परसेंटेज डी, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आके कॉमा, एंड देन विल राइट द वेरिएबल नेम नंबर एंड देन सेमीकोलन. सो इसको अब हम सेव करेंगे कंट्रोल एस करके एंड वी विल रन दिस कोड. रन करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, दैट इज कोड रनर. अगर आपने स्टार्टिंग में मेरे साथ बने हुए हैं तो हमने कोड रनर नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड की थी. सो नाउ आपके भी यहाँ पे एक प्ले बटन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक किए, ये पूछ रहा है व्हाट इज योर फेवरेट नंबर. सो आई विल एंटर 10. सो द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज 10. सो यहीं पे मैं एक और बात करना चाहूँगा. जैसे कि जब हमने इसको रन किया तो आपने देखा कि इसने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, एंड उसके बाद कर्सर सेम लाइन में ही रह गया, मैंने 10 वही एंटर किया. यहाँ पे अगर स्पेस होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर ये नेक्स्ट लाइन में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता ना. सो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इसी के साथ \n. \n यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए. So, मैंने दोनों लाइन में \n एंटर कर दिया. मैं कंट्रोल एस करके इसको रन करूंगा, तो ये पूछेगा व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, एंड कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में आ गया है. सो दिस लुक्स मोर प्रोफेशनल एंड मोर गुड. सो आई विल एंटर 10 एंड द फेवरेट नंबर ऑफ द यूजर इज 10. सो ये \n आप काफ़ी यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, तो इसका ध्यान दीजिएगा. \n हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए. सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सी. पहले हम जानते हैं इंस्ट्रक्शंस क्यों ज़रूरी है. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है एंड देन एक आउटपुट देती है हमें. सो इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी होता है. सो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सी. सी में 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है मेनली, दैट इज टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. सो पहले बात करते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की. This instruction is used to declare the type of variable being used in the program. Any variable used in the program must be declared before using it in any statement. So अब हम इसको कोड करके देखते हैं. So we will make a new file that is type declaration instructions.c. Then हम C का स्ट्रक्चर लगा लेंगे. एंड टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं. जो हम ये लिख रहे हैं कि int num1, ये क्या है, ये एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन ही है. ये डिक्लेयर कर रहा है कि num1 वेरिएबल बना दो एक इंटीजर टाइप का. सो दिस इज अ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट बिफोर इट इज यूज्ड. जैसे हमने यहाँ पे लिखा int num1, बट अगर हम इससे पहले ही लिख देते हैं कि printf %d, एंड अगर हम num1 की वैल्यू प्रिंट करना चाहें num1 सेमीकोलन, एंड हम num1 में वैल्यू डाल देते हैं 10, सेव करेंगे, एंड अगर हम इसको रन करेंगे तो ये बोल देगा कि num1 अनडिक्लेयर्ड. तो आप बोलोगे कि num1 तो हमने डिक्लेयर किया है, int num1 इज इक्वल टू 10. बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमांड्स होते हैं वो जिस ऑर्डर में लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं. सो पहले printf है तो पहले printf एग्जीक्यूट होगा. सो printf जब वो एग्जीक्यूट होगा वो देखेगा num1 को प्रिंट करना है, बट num1 तो अभी तक कंपाइलर को पता ही नहीं है कि num1 क्या है. num1 क्योंकि हमने printf के बाद डिक्लेयर किया है. सो वी शुड ऑलवेज डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट. सो अगर हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे एंड सेव करके रन करेंगे, सो अब वो प्रिंट कर देगा 10. सो दैट्स वाई वी शुड मेक श्योर दैट वी डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट. सो ये था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कि हम एक num1 नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं इंटीजर टाइप का, या फिर हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका नाम रखेंगे हम num2, या फिर हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम रखेंगे अल्फाबेट, या एक डबल टाइप का वेरिएबल बना दो जिसका नाम है num3. ये सब टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस है. ये डिक्लेयर करता है कि इस नाम का वेरिएबल बना दो जो इस टाइप का. जैसा कि अभी हमने देखा कि सी लैंग्वेज में 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. इस वीडियो में हमने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.